नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी के ये सबसे ताकतवर कहे जाने वाले आईएएस अधिकारी कौन हैं जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में जाकर के मिलते हैं। वो बुके देते हैं, बुके, कैमरे के आगे बुके देते हैं। और मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर सामने आ जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं, प्रदेश का कोई आईएएस सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने जाता है, टंके की चोट पर राष्ट्रीय कार्यालय में। क्यों जाता है? किस बात के लिए जाता है? क्या आईएएस पॉलिटिकल कामों के लिए होते हैं? ये सवाल खड़ा हो रहा है। और उससे बड़ा सवाल ये कि अगर आप मिलने भी गए किसी बहुत जरूरी काम से, तो ये नेताओं की तरह बुके देने वाली फोटो क्यों आ रही है? आप मैसेज क्या देना चाह रहे हो संजय प्रसाद जी? इस बात का जवाब दीजिए। ये वो संजय प्रसाद हैं जिनके कामों, कारगुजारियों या कारनामों, आप कौन सा शब्द चुनना चाहेंगे ये आपकी मर्जी है, लेकिन इतने सवाल उठें कि जैसे लगता है एक प्रशांत महासागर है सवालों का, और बीच में जिम्मेदारियों की नौका डगमगा रही है और कभी भी वो डूब सकती है। जिम्मेदारियों की नौका, नैतिकता की पतवार, ये सब डूबने को तैयार है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है। ये वो संजय प्रसाद हैं जिनकी एक और तस्वीर सामने आई थी। वो तस्वीर क्या थी? वो तस्वीर थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक सभा में दोनों हाथ उठा रहे थे उनकी भाषण के दौरान। अमित शाह ने जनता से कहा हाथ उठा करके संकल्प लेने को, विचार करने को। जनता ने सामने से हाथ उठाया और उनके ठीक पीछे बैठे संजय प्रसाद ने भी दोनों हाथ उठा दिए। क्या ये एक आईएएस अधिकारी का कैरेक्टर है? क्या एक आईएएस अधिकारी के काम करने का तरीका है? क्या ऐसे आईएएस अधिकारी पर आचार संहिता का कोई शिकंजा नहीं चलता है? क्यों नहीं चलता है? क्यों? ये वो संजय प्रसाद हैं जो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के शपथ ग्रहण के वक्त एक और विचित्र मुद्रा में पाए जाते हैं। जैसे ही पंकज चौधरी का नाम अनाउंस होता है, ये तय होता है कि वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, लोग ताली बजाते हैं कि योगी आदित्यनाथ के ठीक पीछे खड़े होते हैं और कैमरे पर ताली बजा रहे होते हैं। आप सोचिए, एक आईएएस का ये काम है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के शपथ ग्रहण के मौके पर पीछे खड़ा होकर के ताली बजाएगा। एक आईएएस का ये काम है कि वो गृह मंत्री के उद्बोधन पर दोनों हाथ उठाएगा। एक आईएएस का ये काम है कि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में मिलकर के उनको बुके देगा, फोटो खींचेगी, वो फोटो पब्लिक डोमेन में आएगी। ये काम है एक सीनियर आईएएस का। ये वही संजय प्रसाद हैं जो अभी हाल ही में चर्चा में रहे थे। मैंने एक इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू था देवेंद्र प्रताप सिंह का, बीजेपी के अपने एमएलसी का। और देवेंद्र प्रताप सिंह ने संजय प्रसाद पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि संजय प्रसाद बर्बर साजिश कर रहे हैं। मैं रिपीट करूंगा, देवेंद्र प्रताप सिंह ने ऑन रिकॉर्ड टॉप सीक्रेट को दिए इंटरव्यू में कहा कि संजय प्रसाद बर्बर साजिश कर रहे हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि संजय प्रसाद एनकाउंटर करने की साजिश का हिस्सेदार हैं, फर्जी एनकाउंटर। देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि संजय प्रसाद का अपराध अक्षम्य है। देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मैं संजय प्रसाद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सारी बातें मुझे रटी हुई हैं, क्योंकि मेरे लिए भी ये तंग करने वाली बात थी। मैं खुद हैरान था। सत्ताधारी पार्टी का एक विधायक डंके की चोट पर ये बातें कह रहा है और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस पर कोई जांच नहीं बिठाई। कायदे से चाहिए था संजय प्रसाद की सारी जिम्मेदारियां ले ली जाएं और पहले जांच हो, इन सब चीज़ों की जांच हो। देवेंद्र प्रताप सिंह का भी बयान लिया जाए, संजय प्रसाद से भी पूछताछ की जाए और इस जांच के बाद जो इसका निचोड़ हो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए। बात इतनी ही नहीं है, देवेंद्र प्रताप सिंह ने यहाँ तक कह दिया हमें जो दिए इंटरव्यू में कि कारोबारी मामला है संजय प्रसाद का। किससे? ये सुल्तानपुर में एक आपसी विवाद में एक पक्ष के साथ में कारोबारी रिश्ते हैं इनके परिवार के, और वो पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ
संजय प्रसाद की शह पर अनैतिक अवैधानिक एक्शन करवा रहा है पुलिस के जरिए। मारपीट की घटना में इनाम घोषित कर दिया जाता है। संजय प्रसाद के कहने पर यह आरोप था देवेंद्र प्रताप सिंह का। सवाल है कि योगी आदित्यनाथ ने संजय प्रसाद की जांच क्यों नहीं करवाई? इसी बात पर क्यों नहीं संजय प्रसाद की संपत्तियों की जांच कर ली गई? क्यों नहीं संजय प्रसाद की फोन कॉल डिटेल खंगाली गई? क्योंकि यह तो बहुत गंभीर आरोप था, फर्जी एनकाउंटर में फंसाने की बर्बर साजिश का आरोप। इस पर तो नौकरी चली जानी चाहिए अगर यह आरोप सही पाया जाए तो। और आपको ले चलते हैं बैकग्राउंड में। ये वो संजय प्रसाद हैं जिन पर खुद एबीवीपी के पदाधिकारियों ने कई सारे सवाल खड़े किए, और वहां भी यही मामला था कि पार्टनर आपकी पॉलिटिक्स क्या है। मामला क्या था? एक बाराबंकी में एक यूनिवर्सिटी है, उसको लेकर के बात बढ़ी। एबीवीपी के छात्र उस विश्वविद्यालय के खिलाफ वहाँ जो मनमानी फीस थी उनके मुताबिक उसके विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे। उनको जम करके पुलिस ने लाठियों से ऐसा मारा कि विपक्ष भी सहम गया कि जब सत्ता पक्ष के विद्यार्थी संगठन की ये हालात है तो हमारा क्या होगा। ऐसा मारा कि सहानुभूति प्रकट करने के लिए समाजवादी युवजन सभा पहुंच गई कि ये गलत हुआ है। इस कदर मारा। एबीवीपी के पदाधिकारियों ने संजय प्रसाद का नाम डंके की चोट पर ले लिया। ट्वीट आ गया, बाद में उस ट्वीट को डिलीट किया गया, लेकिन नाम तो आ चुका था। सवाल उठा कि संजय प्रसाद के उस विश्वविद्यालय के साथ में क्या रिश्ते हैं, क्यों नहीं उसकी जांच होती है? क्यों नहीं पुलिस पर कोई एक्शन हुआ? जिस पुलिस ने बर्बर तरीके से मारा, एफआईआर क्यों नहीं हुई? कौन बचा रहा है? कौन है पीछे? ये सारे सवाल खड़े हुए। और ऐसे में फिर वही बात कि क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ ने कोई एक्शन लिया? क्यों नहीं जांच बिठा दी? यहां पर ये तो अपनी ही छात्र संगठन का मामला था। ये तो संघ परिवार के विद्यार्थी संगठन की बर्बर पिटाई का मामला था। क्यों आंख मूंद ली गई? क्योंकि वो सवाल उठा कि क्योंकि वो एबीवीपी था। अगर वो हिंदू युवा वानी होता तो क्या होता? तो क्या पता पुलिस का रुख कुछ और होता? क्या पता उस मामले में अगर ऐसा हो जाता तो जांच का रुख कुछ और होता? क्या पता क्या होता? लेकिन ये सवाल रहा हमेशा के लिए। इतना ही नहीं, और मैं आपको इंसिडेंट याद दिलाता हूं। बीजेपी दफ्तर की एक तस्वीर जहां संजय प्रसाद बीजेपी के विधायकों के साथ में पाए गए। तस्वीर में सवाल उठा कि बीजेपी के विधायकों का संजय प्रसाद के साथ में नाता क्या है। सवाल ये उठा कि क्या संजय प्रसाद एक ऐसी कड़ी हैं जिनको एड्रेस किए बगैर इस सरकार में आप कुछ करवा नहीं सकते हैं। सवाल ये भी उठा कि क्या योगी आदित्यनाथ के जो पॉलिटिकल मसले हैं वो भी वाया संजय प्रसाद डील होते हैं? क्यों नहीं ब्रजेश पाठक के जरिए डील होते हैं? क्यों नहीं वो केशव मौर्य के जरिए डील होते हैं? क्यों नहीं वो पहले भूपेंद्र चौधरी और उसके बाद पंकज चौधरी के जरिए डील होते हैं? क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ स्वयं डील करते हैं? संजय प्रसाद कहाँ से फिगर करते हैं आखिर? ये सारे सवाल उठे। इस बीच में कुछ पब्लिकेशंस ने उनके ऊपर स्टोरियाँ भी की, वो भी बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। कई तस्वीरें सामने आईं, वो भी दिलचस्प किस्सा है। और सबसे अहम सवाल इस सब के बीच में संजय प्रसाद ने गृह विभाग में क्या काम किया, जहां वो पहले प्रमुख सचिव थे, आज एसीएस हैं, अपर मुख्य सचिव हैं। क्या काम किया? गृह विभाग की स्थिति ये है कि बीजेपी के अपने वर्कर करा रहे हैं। गृह विभाग की स्थिति यह है कि फर्जी इनकाउंटर के आरोपों की बाढ़ है। गृह विभाग की स्थिति यह है कि कस्टोडियल डेथ के मामले आ रहे हैं। गृह विभाग की स्थिति है कि दलितों पर अत्याचार के मामले एक के बाद दूसरे उठ के आ रहे हैं। गृह विभाग की स्थिति है कि महिलाओं पर अत्याचारों की चीख गूंज रही है। गृह विभाग की स्थिति ये है कि एक भी जिम्मेदार पर कोई एक्शन नहीं हो रहा टॉप लेवल पर। संजय प्रसाद कर क्या रहे हैं? आपके पास संजय प्रसाद जी के अपना विभाग संभालने या देखने की फुर्सत है? क्या आपने कभी बैठे हैं गृह की कुर्सी पर और देखा है गृह पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इस प्रदेश में चल क्या रहा है, इस प्रदेश को कौन चला रहा है? आपने चेक किया कभी? कोडिंग कप सिरप में क्या हुआ आपने देखा कभी? एनकाउंटर कहां हो रहा कहां नहीं हो रहा आपने चेक किया कभी?
बदायूं में एचपीसीएल के प्लांट में 2 लोगों को कैसे जाकर के एक व्यक्ति ने भून दिया। 1 महीना पहले वार्निंग देने के बाद भून डाला। क्यों नहीं कोई एक्शन हुआ? क्यों नहीं जिम्मेदारी संजय प्रसाद की तय की गई? यानी कि अपने विभाग में आप कितना वक्त देते हैं, कितना जानकारी रहती है अपने विभाग में होने वाली गतिविधियों की आपको? सूचना जिसके मुखिया भी संजय प्रसाद है, वहां पर क्या होता है? सूचना में इतने आरोप लगे हैं कि सूचना के जरिए टारगेट किलिंग की जाती अपने ही मंत्रियों की सूचना के जरिए खुद एक कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगा दिया कि सूचना चरित्र हनन कर रहा है। सूचना का बजट कहां जा रहा है? क्या सूचना एक व्यक्ति विशेष की प्रोफाइलिंग की एजेंसी बन के रह गई है? इनकी सरकार की नहीं, एक व्यक्ति विशेष की प्रोफाइलिंग, ये होगा सूचना में। और अकाउंटेबिलिटी क्या है? आउटसोर्सिंग के काम कहां जा रहे हैं, किसको जा रहे हैं, होल्डिंगें कहां लग रही हैं, कितनी लग रही हैं, ऐड किसे जा रहा है, कहां कहां किस किस प्रदेश के चैनलों और अखबारों को कितना ऐड जा रहा है, उनके रेट क्या हैं, यूपी पर जो फोकस करते हैं उनको कितना मिल रहा है और जो दूर दक्षिण में बैठे हुए हैं उनको कितना दिया जा रहा है। क्यों नहीं ये जांच होती है? क्यों नहीं ये सब चीजें आरटीआई के जरिए सामने रखी जाती हैं? क्यों? संजय प्रसाद की जिम्मेदारी क्यों नहीं? और आप इतने महत्वपूर्ण महकमे आपको क्यों दे रखे हैं जब आप ये पॉलिटिकल चीजों में पाए जाते हैं, जब आप अमित शाह की भाषण में पीछे हाथ उठाए पाए जाते हैं, जब आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के शपथ ग्रहण में ताली बजाते हुए पाए जाते हैं, जब आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुके देते हुए पाए जाते हैं, जब आप बीजेपी के दफ्तर में बीजेपी के विधायकों के साथ में तस्वीरों में पाए जाते हैं। आप काम कब करते हैं गृह और सूचना के जो सबसे अहम मंत्रालय हैं इस सरकार में, इस दौर में? मुख्यमंत्री का दफ्तर भी आपके पास है, वहां क्या करते हैं आप? सारे सवाल सिर उठा रहे हैं। समय की मांग है कि इन सारी चीजों पर एक जांच होनी चाहिए। सीजर की पत्नी को संदेह से परे होना चाहिए, ये रोमन कथाओं में कहा गया है कि अगर सीजर की पत्नी पर संदेह होगा तो सीजर के साम्राज्य का क्या होगा। तो ऐसे में अगर संजय प्रसाद के अपने कामकाज पर सवाल हैं जो सबसे ताकतवर आईएएस माने जाते हैं, तो यूपी की ब्यूरोक्रेसी का क्या होगा। तो ऐसे में अंततः मेरा ये मानना है योगी आदित्यनाथ को संज्ञान लेना चाहिए, केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इस संजय प्रसाद के इस पूरे कामकाज की ऐसी जांच होनी चाहिए जिससे कि आम लोगों का भरोसा सिस्टम में बने, संविधान में बने, इस देश के विधान में बने। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा।